आप लोगों का स्वागत करता हूं और संविधान का एक नया वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूं जो पेट स्पेशल है। यानी पेट का एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। 24 अगस्त को पेट का एग्जाम होने वाला है। उसी से रिलेटेड जो संभावित ऐसे प्रश्न हैं जो पेट में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को मैं आपको बताते चलूँगा। यानी क्लास बहुत तेजी से चलेगा और बहुत सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को संविधान सभा और संविधान निर्माण से। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान शुरुआत करेंगे संविधान सभा से। संविधान सभा तथा संविधान का निर्माण। सबसे पहले इस बिंदु को ध्यान देंगे कि भारत में जो संविधान सभा गठित हुआ, कैसे गठित हुआ, उसका आधार क्या रहा। तो 1942 में देखते हैं क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन, और इसने भारत में संविधान सभा के गठन की बात करता है। लेकिन यह आयोग कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह प्रक्रिया शुरू होगी और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन होगा। इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसको इनकार कर दिया और क्रिप्स मिशन वापस चला गया। अगला कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को भारत आता है और अपना रिपोर्ट देता है 16 मई 1946 को। 24 मार्च को आता है और 16 मई 46 को अपना रिपोर्ट देता है। इसमें कुल 3 लोग होते हैं। पहला है सर पेंथिक लॉरेंस जो कि इसका अध्यक्ष है। दूसरा है सर स्टीफर्ड क्रिप्स और तीसरा सदस्य है ए.वी. अलेक्जेंडर। ये तीनों लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट में कैबिनेट के मेंबर होते हैं। यानी वहाँ के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसलिए इस आयोग को कैबिनेट मिशन यानी मंत्रिमंडल आयोग कहते हैं। इनके प्रस्ताव के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन होता है और संविधान सभा में उस समय के मशहूर हस्तियों में महात्मा गांधी, सर बी.एन. राव और मोहम्मद जिन्ना ऐसे लोग मेंबर नहीं बनते हैं। भीमराव अंबेडकर जी पहले बंगाल से मेंबर होते हैं, बाद में बंबई से मेंबर बनाए जाते हैं। क्योंकि संविधान सभा में कुल 389 मेंबर थे, उसमें से 90 मेंबर यानी 90 सीट जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर का भी सीट पाकिस्तान में चला गया तो दोबारा उनको पुनः निर्वाचन करके बंबई से लाया गया। संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां थीं जिसको देखेंगे। पहले प्रारूप समिति को देखते हैं। प्रारूप समिति जो कि सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी और इसी समिति को संविधान बनाने का पूरा श्रेय मिलता है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसके अलावा संघीय संविधान समिति और संघ समिति थी जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए और प्रांतीय संविधान समिति सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तदर्थ राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है जो कि बार बार
क्वेश्चन पेपर में पूछ देता है कि तदर्थ राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, और बहुत सारी किताबों में जेबी कृपलानी का नाम लिखा हुआ है और वहीं से गलती हो जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी भी तदर्थ झंडा समिति की बात आए तो उसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लिखेंगे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। पहले जब सभा की बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन सभा में अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्षता के रूप में चुनते हैं, क्योंकि फ्रांस से हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को फ्रांस में अध्यक्षता के लिए चुना जाता है। उसी का नकल करते हुए हम सबसे सीनियर व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को सभा की अध्यक्षता के लिए चुन लेते हैं, क्योंकि भारत का संविधान बना तो कई देशों के संविधान से कुछ प्रावधान लिए गए और उसी का अनुसरण करते हुए हमने ऐसा किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है और उपाध्यक्ष के रूप में बीटी कृष्णामाचारी और एच.सी. मुखर्जी को लाया जाता है, और संवैधानिक सलाहकार बना दिए जाते हैं सर बी.एन. राव। यही बी.एन. राव संविधान का प्रारूप तैयार किए थे, जिस प्रारूप पर डॉक्टर अंबेडकर जी काम किए थे। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में लाते हैं, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पास कर दिया जाता है। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। मैं बहुत तेजी से आपको बताते जा रहा हूँ, कुछ बातों को मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ। आप लोग लिखने का इंतजार मत करिएगा कि मैं लिखूँ तभी पढ़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ, सुनते जाइएगा, आप नोट करते जाइएगा, और एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और बहुत सारी चीज़ें हमको उम्मीद है कि यहीं से आपको मिल जाएगी। तो इस सेशन को आराम से और ध्यान से सुनिएगा। संविधान सभा में प्रारूप समिति को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, यानी पूरा का पूरा संविधान बनाने का श्रेय उनको मिलता है। प्रारूप समिति द्वारा संविधान बना करके तैयार कर दिया जाता है और 26 नवंबर 1946 को आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है। इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत और नियमित और आत्मार्पित करते हैं, और इस दिन को 2015 से यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन करके तैयार हुआ, उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में बटे हुए थे और 8 अनुसूचियां थी। जो प्रेजेंट टाइम में अनुच्छेदों की संख्या लगभग 470, जो 25 भागों में बटे हुए हैं और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा द्वारा 11वें अधिवेशन की समाप्ति पर, यानी 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है, और अगला डेट डाल दिया जाता है 26 जनवरी 1950 का, और उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन होता है, और उसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर होता है, जिसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। क्योंकि उस समय संविधान सभा में कुल 299 लोग ही रह गए थे, क्योंकि 389 लोग जो आने थे संविधान सभा में, उसमें से 90 लोग पाकिस्तान के हिस्से में जा चुके थे। संविधान सभा के जो ये सदस्य थे, इसमें से 93 लोग, यानी 389 लोगों में से 93 लोग देशी रियासतों द्वारा मनोनीत होकर आए थे, और 296 लोग 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरी से, प्रत्येक चीफ कमिश्नरी से एक मेंबर निर्वाचित होकर के आए थे। इसलिए सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सभा कहा जाता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपना लिया जाता है। 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है, निर्वाचित कर लिया जाता है, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा अपनाया जाता है।
इस तरह से संविधान बन करके तैयार हो जाता है और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है और पूरा का पूरा संविधान 26 जनवरी को लागू होने के बाद कार्यरत हो जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब प्रस्तावना के बारे में कुछ मुख्य बातों को देखेंगे। यानी प्रस्तावना का जो विचार है यह लिया गया विचार यूएसए से और प्रस्तावना की जो भाषा है यह लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। इस प्रस्तावना को उद्देशिका और इंग्लिश में प्रियम्बल भी बोलते हैं। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था और इसके तहत 3 बातों को जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी 42वें संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। मतलब मूल संविधान में, मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था। यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है जो कि रूस से लिया गया है और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात है, वह फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना को फिलहाल केशवानंद भारती मामला 1973 से सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान का अंग माना गया है और वही सुप्रीम कोर्ट बेरुबारी संघवाद 1960 के मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। अब संविधान में संशोधन हो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का ख्याल रखना होगा और प्रस्तावना में पॉजिटिव परिवर्तन कर सकते हैं, निगेटिव परिवर्तन नहीं कर सकते। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यहाँ पर अनुच्छेद 1 देखते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। इस सेंटेंस में पहला भाग बताता है देश का नाम। देश का नाम क्या होगा? इंडिया और भारत। यहाँ हिंदुस्तान आप नहीं कर सकते। ऐसे अगर नाम लेते हैं हिंदुस्तान तो कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ दे इसका नाम, तो इस देश का नाम बताएंगे इंडिया और भारत। इसके अलावा हिंदुस्तान ऑप्शन में रहेगा, उसको आप सही नहीं मानेंगे। राज्यों का संघ दूसरा बताता है भाग इसमें, ये कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी? जो राज्यों का संघ होगा, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यह कंसेप्ट लिया गया है कनाडा के संविधान से। कनाडा में यूनियन शब्द यूज किए हैं और यूएसए में है फेडरल। तो इंडिया में फेडरल हम नहीं कहेंगे, इसको अर्धसंघीय बोलेंगे, वैसे फेडरल बोलेंगे लेकिन फेडरल नहीं बोलेंगे, यह यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलेंगे। और भारत में बहुत सारे राज्य बाद में जोड़े गए, हटाए गए, थोड़ा उसको देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत भारत में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। इसके लिए फजल अली आयोग गठित किया गया था और फजल अली आयोग ने यह सिफारिश किया कि कुल
16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश भारत में बना दिया जाए, लेकिन भारत सरकार ने इनको बातों को मानते हुए थोड़ा सा परिवर्तन किया और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। फिलहाल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, और राज्यों की संख्या घटते बढ़ते प्रेजेंट टाइम में 28 और 8 हो गया है। यहाँ 26वां राज्य के रूप में, 27वां राज्य के रूप में, 28वां राज्य के रूप में और 29वें राज्य के रूप में कौन कौन आते हैं उसको देखते हैं। जो नवीन राज्य है, नए राज्य हैं, 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ आता है, जो 1 नवंबर 2000 को गठित हुआ था मध्य प्रदेश से अलग होकर के। 27वां राज्य उत्तराखंड है, जो यूपी से अलग होकर के 9 नवंबर 2000 को आया था, और 28वां राज्य झारखंड है, जो बिहार से अलग हुआ था, यह 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। और 29वां राज्य तेलंगाना है, जो आंध्र प्रदेश से निकल करके 2 जून 2014 को बना था, और कुल राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। लेकिन जम्मू और कश्मीर को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत राज्य के दर्जे से हटा दिया गया और इसको केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया और 2 हिस्सा कर दिया गया। इसको कर दिया गया, एक तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो प्रेजेंट समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं, और बाद में दमन दीव, दादर नगर हवेली को एक साथ करके यूनियन टेरिटरी संयुक्त रूप से बना दिया गया। इसलिए 9 यूनियन टेरिटरी से घट के यह 8 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं राज्यों के बाद अगला पार्ट नागरिकता। संविधान के भाग 2 में दिया गया है। भाग 2 अनुच्छेद है 5 से 11 तक। नागरिकता का कंसेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से, और भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था, और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 तरह से नागरिकता ली जा सकती है और 3 तरह से नागरिकता त्याग की जा सकती है। नागरिकता में नागरिकता लेने की जो बात है, पहला है जन्म से, दूसरा है वंश से, तीसरा रजिस्ट्रेशन से, चौथा देशीयकरण या प्रकृतिकरण से, और 5वां है भूभाग शामिल करके। नागरिकता त्याग से संबंधित 3 बातें हैं। पहला है त्याग द्वारा, दूसरा बर्खास्तगी से, और तीसरा है वंचित करने से। ये नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, और उसके तहत 5 तरह से नागरिकता प्राप्त करने की बात कही गई। जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से, देशीयकरण या विभाग शामिल करके, और नागरिकता त्याग 3 प्रकार से हो सकता है, त्याग द्वारा, बर्खास्तगी द्वारा और वंचित करने से। इससे संबंधित 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उसको समझ लेंगे। अनुच्छेद 9 कहता है कोई भारत का नागरिक अगर दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यह व्यवस्था अनुच्छेद 9 में दिया है। और 11वें नंबर का जो अनुच्छेद है, इसमें लिखा है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाना होगा, यह जिम्मेदारी या यह अधिकार संसद को है, और संसद कानून बना सकती है। वैसे नागरिकता लेने और देने की जिम्मेदारी संसद के ऊपर है, और इसमें भी गृह मंत्रालय को ये जिम्मेदारी दे दी गई है।
गृह मंत्रालय आपकी नागरिकता को ले सकता है या दे सकता है। इसके आगे क्वेश्चन बस यही पूछ सकता है कि नागरिक कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के हो सकते हैं। पहले को हम बोलते हैं नागरिक और दूसरे को कहते हैं विदेशी। पहला हो गया, मतलब लोग कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरह से, एक होगा नागरिक, दूसरा होगा विदेशी। विदेशियों में 2 तरह से होते हैं, एक होगा शत्रु और एक होगा मित्र। वैसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने का चांस यही होता है कि नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, किस भाग में है? 2 में है। अनुच्छेद क्या है? 5 से 11। नागरिकता कौन ले सकता है, छीन सकता है? गृह मंत्रालय यानी संसद। और कितने तरह से नागरिकता लेंगे? 5 तरह से। नागरिकता का त्याग कैसे होगा? 2 तरह से। इस तरह से आपका नागरिकता कंप्लीट होता है। इसके आगे हम देखेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों की बात करें तो मूल कर्तव्य संविधान के भाग 3 में दिया गया है और मूल कर्तव्य का कंसेप्ट है जो अमेरिका से लिया गया है। मूल कर्तव्य को भारत का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं और मैग्ना कार्टा शब्द आया ब्रिटेन से। ब्रिटेन के राजा जॉन ने 1215 में अपने सामंतों को कुछ अधिकार दिया और इसके लिए एक अधिकार पत्र पर साइन किया, इसलिए उसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अब देखते हैं मूल अधिकार भारत में मूल संविधान में कितना दिया गया था। मूल अधिकार, इसको मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, लेकिन 28 तरह। 5वां है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ये हो जाएगा 29 से लेके 30 तक। 31वें नंबर का जो अनुच्छेद था जिसको संपत्ति का अधिकार कहते हैं वो डिलीट हो चुका है और इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह है अनुच्छेद 32 में। सबसे पहले देखते हैं संपत्ति मूल अधिकार को। संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में था। इसको 44वें संशोधन द्वारा 1978 में डिलीट कर दिया गया और इसको संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार फिलहाल संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, यह कानूनी अधिकार है। इसलिए 7 मूल अधिकारों में से एक मूल अधिकार कम हो जाता है और प्रेजेंट टाइम में 6 ही मूल अधिकार रह जाते हैं। समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। समानता के अधिकार में देखते हैं अनुच्छेद 14 है, वह कहता है कि विधियों का समान संरक्षण और विधि के सामने सब बराबर है। विधियों का समान संरक्षण और विधि के सामने सब बराबर है। जबकि विधियों का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया और विधि का शासन यानी विधि के सामने सब बराबर है यह ब्रिटेन से लिया गया और यह कंसेप्ट समानता के अधिकार के अनुच्छेद 14 में दिया गया है। मतलब कोई भी विधि के सामने ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है और अस्पृश्यता शब्द संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है, लेकिन इसको समझ लेते हैं कि छुआछूत से रिलेटेड है और कोई भी छुआछूत की भावना को आगे बढ़ाएगा तो वह दंडनीय होगा। इसके लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी बना है और बार बार इस आर्टिकल को पूछता रहता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है या अनुच्छेद 17 में क्या लिखा गया है या छुआछूत से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है। तो आप बताएंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 है जो उपाधियों का अंत बताता है
और 15 और 16 नंबर का जो अनुच्छेद है वह रिजर्वेशन से संबंधित है। 15 नंबर का अनुच्छेद शिक्षा में और 16 नंबर का अनुच्छेद रोजगार में रिजर्वेशन देता है। इसके अलावा दोनों ही अनुच्छेद धर्म, जाति, कुल, वंश, जन्म स्थान इन सभी के आधार पर भेदभाव का रोक लगाता है। और स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 को देखेंगे तो यह बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, कहीं भी घूमने की आज़ादी, कोई भी सभा सम्मेलन करने की आज़ादी, कहीं भी बस जाने की आज़ादी और कोई भी व्यापार वृद्धि करने की आज़ादी देता है। और 19 ने भी संपत्ति का अधिकार दिया था। 19 के छठे नंबर में, 19(1) के छठे नंबर में उसको भी 44वें संशोधन द्वारा डिलीट करके उसको 300 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 19 में 19(1) में प्रेस की आज़ादी भी दी गई है, समाचार पत्रों की आज़ादी दी गई है। वो बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी उसको भी क्वेश्चन पेपर में डाल देता है। अब देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 और 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 और 21 को अभी मैं फिर से बता दूंगा आपको। पहले 23 और 24 देखते हैं। 23 में क्या कहता है? मानव दुर्व्यवहार व बलात्कार श्रम का निषेध, यानी कोई भी व्यक्ति किसी के साथ बलपूर्वक काम नहीं ले सकता या किसी भी व्यक्ति का, मानव का दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, मतलब खरीद फरोख्त का काम नहीं कर सकता, किसी को वेश्यावृत्ति में नहीं लगा सकता, किसी को दास या दासी नहीं रख सकता। इसका प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 23 के तहत। और 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब 14 वर्ष तक के बालकों को किसी भी कारखाने आदि में किसी भी काम पर नियोजित नहीं कर सकते। बाद में इसमें बाल व किशोर अधिनियम 2016, जो कि 1986 में एक बाल अपराध अधिनियम बना था, उसमें 2016 में संशोधन किया गया और उसका नाम परिवर्तित करके कर दिया बाल व किशोर अधिनियम, जिसमें कहता है कि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को काम पर रखा जा सकता है, लेकिन जोखिम भरे कामों पर, खतरनाक कामों पर नहीं रखा जाएगा और 14 तक तो बिल्कुल कहीं किसी काम में नहीं रखा जाएगा। अब आते हैं 20 और 21 की तरफ। 20 और 21 ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम में राष्ट्रपति निलंबित भी नहीं कर सकते, जबकि 1978 के पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दिया था और 20 और 21 को भी निलंबित करा दिया था। इसलिए 1978 में मोरारजी देसाई के शासन में 44वें नंबर का संशोधन होता है और व्यवस्था ये कर दिया जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी अनुच्छेद 20 और 21 डिलीट नहीं होगा। अनुच्छेद 20 है कुछ अपराधों के संबंध में दुष्ट सिद्धि से संरक्षण, और इसमें जो 20(2) क्लास है, 20 में नंबर 2 पर इसमें लिखा है कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है, उससे अधिक नहीं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में बार बार यह भी आता है कि दोहरी दंड से मनाही है, यानी एक अपराध करेंगे तो एक ही सजा मिलेगा, अगर फिर से कोई अपराध करेंगे तो उसके लिए सजा मिलेगा, लेकिन एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब प्राण और व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्रता का अधिकार होगा, यानी स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार, स्वच्छ जल पीने का अधिकार, सोने का अधिकार, आवास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार और अपने देश से दूसरे देश में जाने और दूसरे देश से अपने देश में वापस आने का अधिकार, ये सारी बातें अनुच्छेद 21 में दी गई है। इसी के तहत सूचना का अधिकार भी समाहित है। इसके अलावा संविधान में एक अनुच्छेद आता है 21 को, जो बाद में जोड़ा जाता है। इसके लिए संविधान में 86वां संशोधन होता है और 86वां संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और यह मूल अधिकार की श्रेणी में डाल दिया जाता है। यह पहले डीपीएसपी के अनुच्छेद 45 में होता है, जिसमें राज्य का यह कर्तव्य होता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगा
जिसको 2002 में मूल अधिकार की श्रेणी में रख देता है, और अनुच्छेद 45 में व्यवस्था कर देता है कि 0 से 6 वर्ष के जो बालक होंगे उनको शैशवावस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, जो आंगनबाड़ी द्वारा अभी फिलहाल में देखरेख किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब यह इंडिविजुअल मामले में अनुच्छेद 25 को देखता है और व्यक्ति को अपने अंतरात्मा से जो आवाज आ रही है उसके हिसाब से धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। और इसमें दो बातों को परिभाषित किया है। पहला कि सिख धर्म के लोग कटार लेके चल सकते हैं, उनके धर्म का अंग है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। जैसे अनुच्छेद 19 में कहता है कि बिना हथियार शांतिपूर्वक सभा और सम्मेलन करने का अधिकार होगा, तो हम लोगों को किसी हथियार के लेके जाने की छूट नहीं होती है, लेकिन सिख धर्म के लोग कटार धारण करके जा सकते हैं, उनके धर्म का अंग है, तो इसलिए उन पर मनाही नहीं होता है। दूसरी बात कहता है हिंदुओं में बौद्ध जैन सिख, बौद्ध जैन सिख ये तीनों हिंदुओं में ही आएंगे। 26 नंबर का अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। मतलब अस्थायी और अस्थायी संपत्ति का देखरेख करना, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना अधिकार होगा, इस पर राज्य कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 27 में है कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी विशेष धर्म के बढ़ावा के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा, शुल्क लिया जा सकता है। मतलब शुल्क लेने के बदले उसके लिए सुविधा दिया जाता है, और टैक्स के लिए ऐसा नहीं होता है, टैक्स नहीं दिया जाएगा, शुल्क लिया जा सकता है। क्योंकि प्रस्तावना में कहा गया है पंथ निरपेक्ष, मतलब यह राज्य पंथ निरपेक्ष होगा, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा या किसी धर्म पर कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। राज्य के नज़र में सारे धर्म एक बराबर होंगे। 28वें नंबर का जो अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता में, यह कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। किसी भी धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता है, जबरदस्ती किसी को धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है, जो अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक वर्ग अपने भाषा, लिपि, संस्कृति के लिए कुछ कर सकेंगे या राज्य भी उनके लिए करेगा। ये बात अनुच्छेद 29 में कही गई है। और अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शिक्षण संस्थान की स्थापना करेंगे और उनका प्रशासन करेंगे, ये उनका अधिकार होगा। और इस तरह से शिक्षा व संस्कृति के लिए अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मूल अधिकार में समाहित है, और इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदारी दे दी गई है कि मूल अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होगा, मूल अधिकार का गारंटर सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार के लिए 5 तरह से रीट जारी कर सकता है, और यह इतना इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है कि इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर मेरे से कोई पूछे कि संविधान की आत्मा क्या है, तो मैं कहूँगा कि अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यही संविधान की आत्मा है। वैसे जनरली अगर क्वेश्चन किया जाए तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, और अंबेडकर जी के अनुसार कहा जाए तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह व्यवस्था दी गई है रीट जारी करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करने की बात कही गई है, और इसके तहत 5 तरह का रीट जारी किया जाता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा। इन आदेशों के द्वारा, इन रीटों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। वैसे हाई कोर्ट को 226 के साथ मूल अधिकार के अलावा
अन्य अधिकारों के लिए, जैसे कानूनी अधिकार है, उसके लिए भी रीट जारी करने के लिए छूट देता है। लेकिन हाईकोर्ट तो मूल अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए रीट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ मूल अधिकार के मामले में रीट जारी करने के लिए कहता है। इस तरह से मूल अधिकार कंप्लीट होता है। मूल अधिकार के बाद हम देखेंगे डीपीएसपी को, जो कि संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। नीति निर्देशक तत्व यह दिया गया था आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कहां से दिया गया? आयरलैंड से। यह बार बार क्वेश्चन आता रहता है, सारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछता रहता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से दिया गया है, तो बताएंगे आयरलैंड। इस भाग में भाग 4 में अनुच्छेद है 36 से 51 तक, और अनुच्छेद 37 में कह दिया गया है कि नीति निर्देशक तत्व जस्टिसएबल नहीं है, मतलब न्यायोचित नहीं है। नीति निर्देशक तत्व के तहत अगर राज्य काम नहीं कर रहा है तो राज्य के खिलाफ आप कहीं भी नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की बात किया है, और इसमें कहता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा, जो कि आपने प्रस्तावना में पढ़ा है। इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है जो रूस से लिया गया है, वही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है अनुच्छेद 38 में। इसके अलावा 39 में देखते हैं, 39 में कहता है स्त्री और पुरुष समान काम के लिए समान वेतन लेंगे, यानी राज्य की जिम्मेदारी होगी समान कार्य के लिए समान वेतन देने के लिए। 29 को एक नया अनुच्छेद आता है, इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की जाती है। निःशुल्क कानूनी सहायता, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो खुद से अपने लिए वकील की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनके लिए राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। और अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है, और यह गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। और इसी ग्राम पंचायत के गठन की बात को लेकर के इसी अनुच्छेद 40 को आधार बना करके संविधान में 73वें नंबर का संशोधन होता है, और पंचायती राज की व्यवस्था होती है, और त्रिस्तरीय पंचायती राज आती है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत आज भी देखने को मिलती है। और इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 1992 में। इसके लिए संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। इसके अलावा हम देखेंगे अनुच्छेद 44 जो समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, मतलब सबके लिए एक ही कानून होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत में वैसे देखा जाए तो लगभग 98% तो कानून ऐसे हैं, मामले ऐसे हैं जो सभी के लिए समान है। लगभग 2% के आसपास ऐसे मामले हैं जो सबके लिए समान लागू नहीं होते। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया जाए तो हिंदू धर्म में एक शादी करने के लिए प्रावधान है, और मुस्लिम धर्म में एक साथ 4 बीवी रखने का प्रावधान है। और उत्तराधिकार का नियम भी हिंदू और मुस्लिम में अलग अलग देखने को मिलता है। इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को जिम्मेदारी दी जाती है कि समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करेगी। अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, इन फ्यूचर शायद ऐसा हो। और गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। ध्यान देंगे आप लोग, गोवा ऐसा जगह है कि जहां पर समान नागरिक संहिता है। और इसके अलावा हम देखेंगे अनुच्छेद 46 जिसमें कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के लिए जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए राज्य कुछ कर सकेगा। और इसी को आधार मान करके अनुच्छेद 15 में 6 नंबर का क्लास जोड़ा गया, अनुच्छेद 16 में 6 नंबर का क्लास जोड़ा गया और इसके तहत शिक्षा में 10% और इसके तहत रोजगार में 10% रिजर्वेशन EWS को दिया गया। EWS यानी 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है, इसी अनुच्छेद 46 को आधार मानते हुए अनुच्छेद 15 के 6 में शिक्षा में और 16 के 6 में रोजगार में 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा है अनुच्छेद 47 जिसमें कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और जो भी नशीले पदार्थ होंगे उसको औषधि के रूप में प्रयोग करेंगे, नशे के रूप में। इसी अनुच्छेद का आधार मानते हुए कुछ राज्यों ने शराबबंदी कर दिया है, जैसे बिहार है, गुजरात है, वहाँ पर शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसमें कहता है नशीले पदार्थों का यूज औषधि के रूप में करना है, नशे के लिए नहीं करना है। और पोषाहार स्तर को भी ऊंचा उठाने की बात करता है। अनुच्छेद 48 क है जिसमें वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 49 जो कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों को संरक्षित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी देता है। और अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका का पृथक्करण मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होंगे। यह बात अनुच्छेद 50 में कहता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। इस तरह से अगर डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में है, आयरलैंड से लिया गया, यह न्यायोचित नहीं है। अगर डीपीएसपी के हिसाब से राज्य काम नहीं कर रहा है तो राज्य के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अब हम अगला भाग देखेंगे, भाग 4 को अनुच्छेद है 51 को, इसको कहते हैं मूल कर्तव्य। और यह मूल कर्तव्य आप लोग जो देख रहे हैं कि भाग 4 में क जुड़ा है, 51 में क जुड़ा है, इसका मतलब यह है कि यह मूल संविधान की बात नहीं कर रहा है, यह कभी न कभी अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। तो इसको समझ लेते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया और इसमें कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य, और यह रूस से लिया गया था। रसिया से लिया गया है और इसमें कुल 10 मूल कर्तव्य थे। 1976 में जब जोड़े गए और प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इसमें कुल 11 मूल कर्तव्य हैं और 11वें नंबर का मूल कर्तव्य है जो 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने की बात की गई है कि माता पिता और संरक्षक की जिम्मेदारी होगी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराए। यह 11वें नंबर का मूल कर्तव्य। 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 86वें नंबर का संशोधन हुआ 2002 में। इसके तहत अनुच्छेद 21A में शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया और वहीं पर उसी संशोधन द्वारा 11वें नंबर पर मूल कर्तव्य बना दिया गया कि माता पिता या संरक्षक जो भी होंगे उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा दिलाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो आप बताएंगे रूस से, रसिया से। किस भाग में है? 4 में। किस अनुच्छेद में है? 51 क।
किस समिति के सिफारिश पर? सरदार सरोवर समिति के सिफारिश पर। कब लाया गया? 1976 में 42वें संशोधन द्वारा। और अगर यह पूछते कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो आप बताएंगे मूल संविधान में 0 मूल कर्तव्य थे, यानी एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, क्योंकि 1950 से लेकर 1976 तक कोई मूल कर्तव्य नहीं था। यह 1976 में लाया गया। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। भारत में एक राष्ट्रपति होगा और भारत में राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख माना गया है और संविधान द्वारा सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई है, लेकिन उसका व्यवहार रूप में उस शक्तियों का प्रयोग भारत का प्रधानमंत्री करता है। शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री, लेकिन लिखित रूप से राष्ट्रपति के हाथ में सारी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन कह दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहयोग पर काम करेगा और मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। इसलिए राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख कहते हैं, राज्य का प्रमुख, और प्रधानमंत्री होता है सरकार का प्रमुख। यानी सरकार चलाने का काम प्रधानमंत्री करता है और पूरे राज्य का देखभाल करने का काम राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की योग्यता में देखें, योग्यता तो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक, और एज 35 वर्ष कंप्लीट हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए योग्य मानते हैं। इसके अलावा 2 बातें और कहता है, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर न हो। अब यहाँ पर 35 वर्ष का जो एज है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है, क्वेश्चन पेपर में आता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए, निर्वाचित होने के लिए कितने एज की जरूरत होती है? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल जो अनुच्छेद 56 में दिया गया है, कार्यकाल है 5 वर्ष। योग्यता यहाँ अनुच्छेद 58 में दिया है। कार्यकाल है 5 वर्ष। 5 वर्ष के पहले भी राष्ट्रपति त्याग पत्र दे करके अपना पद खाली कर सकता है। त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शपथ लेता है, शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो तो जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? 5 लाख। राष्ट्रपति की सैलरी है 5 लाख और पेंशन राष्ट्रपति को इसके सैलरी के 50% मिलता है। मतलब इस 5 लाख का आधा 2.5 लाख रुपया राष्ट्रपति को पेंशन मिलेगा और ये भारत की संचित निधि से मिलता है। और राष्ट्रपति का जो भी आश्रित होता है, पति या पत्नी, उसको राष्ट्रपति की पेंशन के आधा मिलता है। मतलब अगर राष्ट्रपति को 2.5 लाख मिल रहा है तो उनके आश्रित को राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद 1.25 लाख रुपया मिलेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति को हटाने की बात देखते हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में दिए गए महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। इसके लिए सदन के, संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कहीं भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों का साइन होना चाहिए और 14 दिन की पूर्व सूचना होनी चाहिए। कम से कम 14 दिन पर पूर्व सूचना देना होगा। 1/4 सदस्यों का साइन है। इसके बाद से अगर उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है, यानी महाभियोग को पास कर दिया जाता है, तो यह दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन
राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करता है और वह भी अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से अगर इस महाभियोग को पास कर देता है तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटना होगा। और ये जो महाभियोग की बात चल रही है, महाभियोग, यह महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यूएसए से। यूएसए से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। और जो ये 2/3 की बात कर रहे हैं, ये 2/3 कुल सदस्यों का 2/3 होगा, यानी संविधान में सबसे बड़ा बहुमत की जरूरत होता है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए होता है। और यह अनुच्छेद 61 में दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 72 को, जिसमें क्षमादान की शक्तियों की बात की गई है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां मिली हुई है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को बिल्कुल क्षमा कर सकता है या उसमें परिवर्तन कर सकता है। राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां मिली हुई है, लेकिन राष्ट्रपति मृत्यु दंड को बिल्कुल क्षमा कर सकते हैं। राज्यपाल उस दंड को परिवर्तित कर सकता है, यानी मृत्यु दंड को परिवर्तित करके आजीवन कारावास में बदल सकता है या कुछ दिन के लिए रोक सकता है, लेकिन पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। जबकि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को पूर्णतः माफ भी कर सकता है। यह अनुच्छेद 72 में है। इसके अलावा एक अनुच्छेद है 85, जिसमें सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात कही गई है। यानी जो सत्र आता है संसद का, उसको बुलाने का या सत्र की समाप्ति की घोषणा या उसको, जैसे लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 85 में दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है। राज्यसभा तो कभी भंग होता नहीं है, लोकसभा की बात करता है कि भंग करने का, सत्र समाप्त करने का, सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। इसके अलावा एक अनुच्छेद है 111, जिसमें राष्ट्रपति को वीटो शक्ति दी गई है। वीटो पावर, वीटो शक्ति। इसके तहत संविधान के दोनों सदनों से कोई भी विधेयक पास होकर के आता है तो राष्ट्रपति के पास साइन होने आता है, और जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और विधेयक को राष्ट्रपति साइन कर देता है तो यह विधेयक अधिनियम बन जाता है। यानी कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति का साइन न हो जाए। और 111 के तहत राष्ट्रपति को यह पावर है कि उस बिल पर साइन करे या रोक ले या पुनर्विचार के लिए भेज दे या पॉकेट वीटो का पावर लगा ले। ये सब सारा अधिकार राष्ट्रपति को मिला हुआ है। लेकिन धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा, या तो साइन करेगा नहीं तो रोक लेगा। संभवतः वो साइन ही करता है, क्योंकि धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले ली जाती है, इसलिए उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करता है और संभवतः उसको अपने पास रखता भी नहीं है सुरक्षित तरीके से, उसको साइन ही करता है। और संविधान संशोधन बिल जो आता है उस पर भी राष्ट्रपति साइन कर देता है, उसको वापस नहीं भेजता है। पुनर्विचार के लिए धन विधेयक और संविधान संशोधन बिल वापस नहीं जाते हैं। इसके अलावा एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 123, जिसमें अध्यादेश जारी करने की बात की गई है। यानी अध्यादेश उस विषय पर जारी होता है जिस विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, और संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई भी बिल पास होता है तभी राष्ट्रपति के साइन से अधिनियम बनता है। और कभी अगर कोई ऐसा राष्ट्रीय महत्व का विषय आ जाए जो तत्काल में कानून बनाना जरूरी है और संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है, या दोनों सदनों में से एक सत्र में है, एक सदन सत्र में नहीं है, और कोई भी कानून बनाने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, तो इस मामले में सरकार एक ऑर्डर पास करेगी और राष्ट्रपति से साइन करा करके अध्यादेश के रूप में जारी करा देगी, और इस अध्यादेश का वही पावर होगा जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पावर होता है। लेकिन इसमें बात यह है कि जैसे अध्यादेश जारी होगा तो उसके बाद जब भी सदन की बैठक होगी तो बैठक से 6 सप्ताह से ज्यादा यह अध्यादेश जारी नहीं रहेगा। अगर बैठक होती है और सदन द्वारा इस अध्यादेश को पास कर दिया जाता है तो हमेशा के लिए कानून बन जाएगा। अगर
नहीं पास करता है, वहीं पर उसको फेल कर देता है, तो यह खत्म हो जाएगा, या कुछ भी नहीं करता है तो 6 सप्ताह तक अपने आप चल करके समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह 6 सप्ताह की गिनती तब से होगी दोनों सदनों में, जो सदन बाद में बैठेगी उस सदन की बैठक से 6 सप्ताह का गणना होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति की और भी कई शक्तियां हैं, जैसे विधायक शक्ति, न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्तियों में वह सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं और मुख्य जज और जितने हाई कोर्ट्स हैं वहाँ के सारे जजों को और मुख्य जजों को नियुक्ति करते हैं। 143 नंबर अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेते हैं। राष्ट्रपति को आपातकालीन भी शक्तियाँ मिली हुई हैं, जो आपातकालीन शक्तियों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। आपातकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 352, 356 और 360 है। इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछने का संभावना बना रहता है। आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में यानी इमरजेंसी पावर में अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है और अनुच्छेद 360 है। अनुच्छेद 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें व्यवस्था है कि अगर युद्ध हो रहा है, बाह्य आक्रमण हो रहा है या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आती है, तो ऐसे समय पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है। इसके अलावा भी क्या इसके अलावा भी क्या राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है? हाँ, संविधान में लिखा है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो तो वह राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। मतलब युद्ध नहीं हो रहा है, बाह्य आक्रमण भी नहीं हुआ, विद्रोह भी नहीं हुआ, फिर भी अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। यह सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संशोधन द्वारा 1978 में लाया गया। पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया 1978 में 44वें संशोधन द्वारा। इसके जगह पर लाया गया सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति के आधार पर ही इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी ला दिया था और उसका कुछ दुरुपयोग हुआ था, इसलिए आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह लाया गया। और सशस्त्र विद्रोह के मामले में अगर इमरजेंसी लगता है तो कभी भी मूल अधिकार सस्पेंड नहीं होंगे, मूल अधिकार सिर्फ सस्पेंड होंगे युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर। यहाँ पर कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी तरह से राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे, जबकि 1978 के पहले यह भी निलंबित हो गए थे। लेकिन इसको भी 44वें संशोधन द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा जो संशोधन हुआ था उसके तहत एक व्यवस्था कर दिया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में भी सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अब अनुच्छेद 356 की बात आती है, इसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। इसको राजकीय आपातकाल या आंतरिक आपातकाल भी कहते हैं। मतलब अगर किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र फेल हो जाती है, यानी संविधान के तहत उस राज्य का कार्य नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल इस बात को राष्ट्रपति को बताएंगे, अवगत कराएंगे और राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति को इतना अधिकार है कि राज्यपाल के बिना इंफॉर्मेशन मिले भी
राष्ट्रपति चाहें तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसके अलावा एक अनुच्छेद है 365, इसमें कहता है केंद्र के निर्देशों का पालन अगर राज्य नहीं करता है उस पर भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। केंद्र कोई निर्देश दिया और राज्य उस निर्देश का पालन नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। यह व्यवस्था दिया गया 365 में। एक अनुच्छेद और है 355, इसके तहत भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है। केंद्र की जिम्मेदारी है कि राज्य की शांति बहाली रखे और दूसरे देशों से राज्य की सुरक्षा करे, यानी किसी देश के आक्रमण से सुरक्षा करे और राज्य में शांति बहाली हो, यह केंद्र की जिम्मेदारी है। इसके आधार पर भी अगर किसी राज्य में उथल ज्यादा है, वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 360 है जो वित्तीय आपात की बात करता है। वित्तीय आपातकाल, अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 360 के तहत अगर वित्तीय आपातकाल लग जाता है, राष्ट्रपति को यह लगता है कि भारत का वित्त या साख खतरे में है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने का जो असर होगा, इससे सभी लोगों के सैलरी में कटौती किया जा सकता है। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैग का जो सैलरी होता है, निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की सैलरी होती है, या जितने भी सदन के सभाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष या सभापति उपसभापति, ऐसे लोगों की सैलरी में कटौती नहीं किया जाता है। लेकिन वित्तीय आपातकाल के समय में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल सभी के सैलरी में कटौती भी किया जा सकता है। इस तरह से राष्ट्रपति के बारे में आपने देखा आपातकालीन शक्तियां, इनको सैन्य शक्तियां भी दी गई हैं। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं, इनको तीनों सेनाओं के प्रमुख को नियुक्त करने का अधिकार है। और इसके अलावा कूटनीतिक शक्तियां दी गई हैं, जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई भी समझौता, करार और कूटनीतिक बातें होती हैं तो वहाँ पर राष्ट्रपति का नाम आता है। और भी बहुत सारी शक्तियां राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। इस तरह से राष्ट्रपति टॉपिक में आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, त्यागपत्र किसको दे सकता है, राज्यपाल की नियुक्ति कितने साल के लिए करता है, या राज्यपाल राष्ट्रपति के कितने प्रसाद पर्यंत की जो बात की गई है, क्या राज्यपाल को राष्ट्रपति खुद ही अपने मन से हटा देता है या मंत्रिपरिषद का सलाह लेना होता है। ये बहुत सारी बातें होती हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित है, पूछ दिया करता है। तो आप लोग राष्ट्रपति टॉपिक को भी ध्यान से देख करके जाएंगे, बहुत बारीकी से नहीं, लेकिन मोटी मोटी जो भी बातें हैं उसको देख लेना। इसके बाद उपराष्ट्रपति टॉपिक आता है और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है इसको देखते हैं। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, नियुक्ति उनकी नहीं होती है, और उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदन के सदस्य मिलकर के चुनते हैं। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से उनका चुनाव होता है। इसी पद्धति से राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। मेन बात आती है, क्वेश्चन कभी कभी आता है कि उपराष्ट्रपति को सैलरी कितनी दी जाती है। तो यहाँ पर मैं अगर ऑप्शन देता हूँ 4 लाख, 5 लाख, 3.5 लाख और 0, आप लोग कहेंगे कि उपराष्ट्रपति की सैलरी 0 है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को सैलरी तो दी जाती है, लेकिन वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सैलरी लेते हैं। और प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के सभापति की सैलरी है 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया मासिक मिलता है, सभापति के रूप में मिलता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रदेश सभापति होते हैं और राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। इसके लिए उनको सैलरी मिलता है। उपराष्ट्रपति के रूप में उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई काम नहीं है। अब प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ी सी बातों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और जितने भी मंत्री होंगे या प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
पद धारण करेंगे। वैसे प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं और इनको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है बहुमत साबित करने के लिए। अगर ये बहुमत साबित कर दी तो प्रॉपर प्रधानमंत्री रहेंगे, बहुमत साबित नहीं करेंगे त्याग पत्र देके इनको वापस जाना पड़ेगा। और मंत्रिपरिषद के यही हेड होते हैं, मंत्री होते हैं, कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री, 3 तरह के मंत्री होते हैं। और इस राज्य मंत्री में एक स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, स्वतंत्र प्रभार। तो इनका हो जाता है 4 मेंबर होते हैं 3, लेकिन राज्य मंत्री में एक स्वतंत्र प्रभार हो जाता है। स्वतंत्र प्रभार का मतलब उसके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। और इन सभी लोगों को मिलाकर के हम कहते हैं मंत्री परिषद। और इसी मंत्री परिषद को हम सरकार कहते हैं, मतलब यही कार्यपालिका है। और इस मंत्री परिषद के हेड होते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन कोई भी डिसीजन लेना होता है तो सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही मिल करके मीटिंग में कोई भी डिसीजन लेते हैं, उसमें राज्य मंत्री या उप मंत्री को भाग लेने के लिए नहीं बुलाया जाता है। यह मंत्रियों की जो संख्या है लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह प्रधानमंत्री को भी इस 15% में इंक्लूड किया गया है। लोकसभा सदस्यों की बात करें तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 साल एज धारण करना चाहिए। और लोकसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 5 साल। लोकसभा सदस्य 5 साल तक अपने पद पर बना रह सकता है, लेकिन अगर उसके पहले ही अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो उसका भी सदस्यता खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब फिर नया चुनाव होगा, नए चुनाव में जीतेंगे या हारेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। और इनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से। संसद में 2 सदन हैं, दोनों सदनों के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। संसद में 2 सदन हैं, यह संसद, ये हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। और इसके साथ प्रेसिडेंट को इंक्लूड कर देते हैं। इन तीनों को ही मिलाकर हम बोलते हैं संसद। यह अनुच्छेद 79 में दिया गया है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष एज चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन जो कि कभी भी भंग हो सकता है, यानी 5 साल कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग हो सकता है। और राज्यसभा अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन, सदस्यों का कार्यकाल यहाँ 6 वर्ष है और यहाँ सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। सदस्यों का कार्यकाल जो 6 वर्ष है, यह संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है। यह संविधान में कहीं भी सदस्य का कार्यकाल नहीं लिखा गया है। अस्थायी सदन है और यहाँ से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं और इतने ही सदस्य यहाँ निर्वाचित होकर के आ जाते हैं। इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी प्रत्येक राज्यों से जो विधानसभा है, विधानसभा के सदस्य इनको चुन करके भेजते हैं और यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोकसभा के सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। कभी कभी नाम भी पूछ देता है कि किस नाम से जानते हैं। यह जनता का प्रतिनिधि होता है और इसको निम्न सदन कहते हैं और इसको उच्च सदन कहते हैं। उच्च सदन, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन यानी जो लोकसभा है, इसमें अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकता है। 552, जिसमें से 530 राज्यों से और 30 केंद्र शासित प्रदेशों से। 2 सदस्य
आंध्र भारतीय सदस्य आते थे, मतलब एंग्लो इंडियन। इस कंसेप्ट को अब रोक दिया गया है और प्रेजेंट टाइम में राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 13 सदस्य आते हैं, यानी लोकसभा की सदस्य संख्या प्रेजेंट टाइम में 543 है। और उच्च सदन की बात करें यानी राज्यसभा की, तो यहाँ पर कुल सदस्य संख्या 250 हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इनकी संख्या है 245, जिसमें से 235 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 235 हो गए निर्वाचित और 12 मनोनीत, जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और इनको साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा से जुड़े हुए होना चाहिए। साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा, इन क्षेत्रों से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 235 लोग निर्वाचित होते हैं, यानी 245 इनकी सदस्य संख्या है।